फिजिकल केमिस्ट्री जहां पे तुम्हें सबसे ज्यादा डर इसलिए लगता है कि सर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वहां से पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। और इस बार तो सीबीएसई ने साफ साफ बोला है कि भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मेरे पास कैथोड पे होता है बच्चों हमेशा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइसिस में, और एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, जब भी कभी आप ग्राफ बनाओगे वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, कोई भी हो, एलिवेशन या फिर डिप्रेशन, ये हमेशा एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ही बनता है, डिक्रीजिंग कभी नहीं बनता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ध्यान रखना है, जितने आयंस में ये टूटेगा वही इसकी आई की वैल्यू हो जाएगी। बहुत गुरूर है कठिनाइयों को अपने होने पर, बहुत गुरूर है कठिनाइयों को अपने होने पर, जो मेरी सफलता की भूख से एक बार उलझे तो धज्जियां ना उड़ जाए तो कहना। तो बच्चों, तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। भाई देखो, तुम्हारे केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री जहां पे तुम्हें सबसे ज्यादा डर इसलिए लगता है कि सर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वहां से पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। और इस बार तो सीबीएसई ने साफ साफ बोला है कि भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो आज उस डर को खत्म करने वाले हैं हम इस क्लास में, जहां पे हम एक सांस में बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। और तुम्हारे आकाश भैया आज तुम्हारे इस डर को खत्म करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर दें बहुत एनर्जी के साथ में। हाउस द जोश, जल्दी से मुझे बताओ। मुझे पता है तुम लोग थोड़े से नर्वस हो तुम थोड़े से नर्वस, लेकिन चिंता मत करो भाई, चिंता बिल्कुल मत करो। ठीक है, तुम्हारे साथ लगे हुए हैं, पूरी मेहनत जोरों शोरों से कर रहे हैं। कब कैसे मैराथन में क्या करवाना है, मतलब वो ही करवाना है जो पेपर में आना है। बहुत ज्यादा सोच समझ के चीजें चल रही हैं, तो तुम डरो मत, भरोसा रखो। चलिए जी, आज इस भरोसे को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं अपने पहले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में। ध्यान देना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं। और आज जो इस क्लास में मैं क्वेश्चन लेके आया हूं ना, सोच समझ के लाया हूं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में बनेंगे। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है, आ जाओ। तो जल्दी से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मेरे पास केमिस्ट्री लेबोरेटरी में भैया रिचा नाम की लड़की है, 5 ग्राम का सॉल्यूट लिया है एक अननोन बॉक्स से। एक अननोन बॉक्स यहां पे रखा हुआ है, जिससे रिचा ने क्या निकाला है भैया, 5 ग्राम का एक सॉल्यूट निकाल लिया। क्या कर लिया, 5 ग्राम का एक सॉल्यूट निकाल लिया। ठीक है जी, निकाल लिया। तो सॉल्यूट मतलब W। ध्यान देना, जब भी मैं कोई सॉल्यूशन लूंगा और उसमें लिख दूं मैं A प्लस बी, तो यहां बनना है सॉल्यूशन मेरा। A मेरा हमेशा सॉल्वेंट रहेगा मेरी टर्मिनोलॉजी में, और B मेरा हमेशा सॉल्यूट रहेगा। सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों, रिचा ने क्या किया, सॉल्यूट ले लिया 5 ग्राम, मतलब WB मुझे दे दिया 5 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है नॉन बॉक्स से निकालने के बाद इससे एक बेसिक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, मतलब जो मेरा सॉल्यूट है वो बेसिक इन नेचर है, और उसकी मोलरिटी कितनी है, 0.25 मोलर है। कोई दिक्कत नहीं है सर। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनने के बाद जो टोटल वॉल्यूम आ रही है सॉल्यूशन की, वो आ रही है 500 मिलीलीटर। रिचा भैया, रिचा को बताना है कि अबव डाटा से देख के बताइए कि भाई ये अननोन सब्सटेंस कौन है। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं सर, कैसे बताऊं। बहुत आसान है बच्चों, चिंता मत करना, बहुत आसान है। बाय द वे ये LiOH है। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। अपने को मोलरिटी का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि मोलरिटी दे रखे, तो लिखूंगा मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल। अगर मिलीलीटर में तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फॉर्मूला ये कहता है। सही सही बात है, कहता है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास गिवन मास है, तो लिख लेता हूं गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अगर मिलीलीटर में तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। भैया वैल्यू को पुट करेंगे, 0.25 लिखूंगा। गिवन मास मेरा 5 है, मोलर मास मुझे पता नहीं है अभी के लिए, ये मेरा 1000 है। टोटल वॉल्यूम मुझे पता है 500। जो गिवन था केवल वो लिखना है, पुट द वैल्यू, फाइंड द आंसर करना है। कोई दिक्कत नहीं न्यूमेरिकल में। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, MB को उधर लेके जाऊंगा, ले गया सर। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 1000 कर दूंगा, कर दिया सर। नीचे 0.25 मल्टीप्लाई बाय 500 कर दूंगा सर, कर दिया सर। इसे इससे काटा 2 आ गया, ये पॉइंट हटाओगे, ऐसे डेसिमल हटाओगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, 5 5 जा होते हैं 25, सही बात है। ये मेरा आ गया 200 अपॉन में 5, 5 4 जा 20 और एक 0, तो मेरा आ गया 40। बच्चों, मोलर मास जो भी अननोन सॉल्यूट है मेरे पास, उसका 40 ग्राम पर मोल आ रहा है। कुछ नहीं करना, ऑप्शन देखो, आंसर बताओ, जरा मैच कर लो कि किसका मोलर मास। बाय द वे मुझे एटॉमिक मास दिए हुए हैं बच्चों, तो जरा ध्यान से देखो बच्चों। कैल्शियम का खुद का अकेले का मोलर मास 40 होता है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। टोटल का मास मोर देन 40 आएगा। Na का मेरे पास 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ये मेरे पास 1 होता है। ऐड करूंगा 40 आ गया, 20 का करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सरल सवाल था। क्या करना है, अपने को गिवन पकड़ना है, फॉर्मूला लगाना है, बात खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत जबरदस्त तरीके से आ गया। अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। मैंने एक मिक्सचर लिया एसीटोन का, ठीक है जी, एसीटोन का और अपने क्लोरोफॉर्म का। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का। अच्छा जी,
फॉर्म्स अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। सर व्हाट इज अ एजियोट्रोप, यही लिखते चलेंगे, फिर क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। भैया एजियोट्रोप होता है जिसमें हमारी लिक्विड फेज और वेपर फेज कंपोजिशन एक पॉइंट पे इक्वल हो जाती है। सही बात है। बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट बॉइलिंग होता है। क्या होता है? कांस्टेंट बॉइलिंग होता है। सही बात है। और हमने ये पढ़ लिया है कि ध्यान रखेंगे कि बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, दो तरह के एजियोट्रोप होते हैं, मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है। तो अगर मैक्सिमम की बात करूं तो अपोजिट, मतलब मैक्सिमम बड़ा और छोटा नेगेटिव, मतलब नेगेटिव डेविएशन में पाया जाएगा। मैक्सिमम कहां पाया जाएगा? नेगेटिव डेविएशन में पाया जाएगा। अच्छा सर, नेगेटिव डेविएशन कब होता है? जब हमारा वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए आइडियली उससे कम हो जाता है। तुम जानते हो कि भैया मेरा जो ग्राफ बनता है नेगेटिव के लिए वो कुछ ऐसा आइडियल के लिए होता है, लेकिन नेगेटिव में वो कुछ ऐसा चला जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। कोई पूछे वेपर प्रेशर कम क्यों होता है नेगेटिव में? क्योंकि ए मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन होती है उससे कहीं ज्यादा हो जाती है सॉल्यूशन बनने पे, मतलब वहां पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। यहां पे कौन रीजन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का? ये जो हाइड्रोजन यहां पे लगा हुआ है ना, ये जो हाइड्रोजन यहां पे लगा हुआ है CH Cl3 में, ये जो हाइड्रोजन यहां पे लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है इस ऑक्सीजन के साथ में, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, नेगेटिव डेविएशन होता है कुछ। ये देखने को आपको मिलता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। आइए ऑप्शन देखते हैं। चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव। अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई है, मॉलिक्यूल पास पास आ गए हैं। अगर मॉलिक्यूल पास पास आ गए हैं तो बताइए वॉल्यूम में क्या आएगी? कमी आएगी, क्योंकि पास पास आ गए तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। अच्छा, पास पास आ गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई है। स्टेबिलिटी बढ़ गई तो जल्दी से मुझे बताओ एनर्जी बाहर जाएगी, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगी? जल्दी से मुझे बताओ, लेसर देन जीरो। क्यों? क्योंकि एनर्जी लूज हो रही है तो सिस्टम से जा रही है, मतलब नेगेटिव हो गई। कह रहा है भैया पॉजिटिव है, गलत बात बोल रहा है, हमें बताना है करेक्ट। कह रहा है भैया एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी भी पॉजिटिव है, गलत बात बोल रहा है। कह रहा है इंटरेक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स, अनलाइक मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इज स्ट्रॉन्गर देन, वो बड़ी है, एज कंपेयर टू बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स, लाइक मॉलिक्यूल्स से ज्यादा अपने अनलाइक वाले में। बिल्कुल सही बात है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से मुझे बताओ हाँ या ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सर डी गलत क्यों है? द प्रोपोर्शन ऑफ एसीटोन क्लोरोफॉर्म इन द मिक्सचर इन द लिक्विड फेज इज नॉट सेम एज द वेपर फेज। अरे सर बॉइलिंग भैया हमारा ये एजियोट्रोप बनता ही तब है जब x इक्वल्स टू y होता है। ये तो गलत बात कह रहा है, तो ये भी मेरा गलत हो गया। क्वेश्चन समझ में आया? सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल तो हर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लपक लीजिए, बहुत सिंपल सा सवाल है। एज पर हेनरी लो, भैया हेनरी लो कहता है, सर एक बार याद दिलाइए। हेनरी लो कहता है कि सोल्यूबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन अ लिक्विड। ठीक है जी, जैसे कि हमारी CO2 गैस सॉफ्ट ड्रिंक में जाती है तो CO2 गैस की मोल फ्रैक्शन कितनी प्रेजेंट है उस बोतल के अंदर, डिपेंड करेगा कितना पार्शियल प्रेशर है उस गैस का किसके अंदर, उस लिक्विड के अंदर। सही बात है। अगर आप यहां से प्रोपोर्शनलिटी का स्टैंडर्ड हटाओगे तो एक के आएगा, जबकि ये के अपना हेनरी लो कांस्टेंट नहीं होता। अब क्या करो, प्रेशर को इधर रखो, के को उधर भेज दो। ठीक है जी, 1/k को बोलते हैं KH, मतलब हेनरी लो कांस्टेंट, वहां से ये रिलेशन आता है। और यहीं से आप एक बात डिपिक्ट करते हो कि भाई मेरी जो सोल्यूबिलिटी है वो KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इस बात से मुझे ये समझ में आता है कि किसी भी गैस के लिए, किसी भी गैस के लिए, फॉर एनी गैस, फॉर एनी गैस, फॉर एनी गैस, किसी भी गैस के लिए अगर ध्यान देना सोल्यूबिलिटी, अगर सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, अगर सोल्यूबिलिटी उसकी ज्यादा है तो उसकी जो उसका KH की वैल्यू होगी वो कम होगी। ठीक है, इसलिए ध्यान देना जब हम टेबल में देखते हैं, जब हम हेनरी लो की बात करते हैं तो बहुत बार कहते हैं कि भाई हमारे नाइट्रोजन की सोल्यूबिलिटी तो ज्यादा है, नाइट्रोजन के केस में मोल फ्रैक्शन तो ज्यादा आएगी लेकिन KH की वैल्यू कम आएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं हीलियम के केस में तो उसकी सोल्यूबिलिटी तो कम होती है लेकिन KH की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम उसको एप्लीकेशन में यूज करते हैं बेंड से प्रिवेंशन करने के लिए। याद आ रहा है? ठीक है, अच्छा चलिए बात समझ में आ गई। मतलब ध्यान दो, आप कभी भी KH को कंपेयर कर सकते हो दो गैस के बीच में, लेकिन किसी एक गैस के लिए KH एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगा सिवाय टेम्परेचर के। ये केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फॉर एनी गैस, फॉर एनी गैस, for any gas it only depends on temperature, it only depends on temperature। कहने का तात्पर्य यह हुआ सेम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन के लिए दो अलग अलग KH वैल्यू नहीं हो सकती। अगर टेम्परेचर सेम है तो नाइट्रोजन की केवल एक KH वैल्यू होगी। हाँ, आप ऐसे कंपैरिजन कर सकते हो दो गैस में कि भाई जिसकी KH की वैल्यू कम उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा, लेकिन KH फिक्स होगा सेम टेम्परेचर पे। ध्यान रहेगा? ठीक है सर। अब ध्यान दो ये क्या कह रहा है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीजेस,
क्वाड्रेटिकली, मतलब आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस को 4 गुना बढ़ा दिया। बताइए केएच की वैल्यू क्या चेंज होगी? भाई आपने टेम्परेचर बढ़ाया नहीं बढ़ाया ना, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई है ना। किस पे डिपेंड करता है? कैसे भी बताया, केवल हमेशा फिक्स रहेगा, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो क्या बोलो भाई, तू कॉन्सेंट्रेशन कितनी बढ़ा ले, हम पे फर्क ना पड़ता, हम तो हमेशा रिमेन्स द सेम रहेंगे। टेम्परेचर पे हमारी थोड़ी दिक्कत हो जाती है भाई, वहां पे हम थोड़ा सा पिघल जाते हैं। अगला, मेरे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसको हमने जिंक कॉपर से बनाया है। अरे भैया ये कोई नहीं, डेनियल सेल है, ये डेनियल सेल है, ये डेनियल सेल है, ठीक है, इसको हम डेनियल सेल, देखो वहां लिखा हुआ है द ईएमएफ ऑफ द डेनियल सेल इज 1.10 वोल्ट। ठीक बात है सर। कभी कह रहा है व्हेन द एक्सटर्नल वोल्टेज, सर ये क्या होती है? अरे आपने बैटरी को उठाया, सॉकेट में ठूस दिया अपने घर वाले सॉकेट में, तो एक्सटर्नल सर्किट्स में आपने लगा दिया उसको, और उसको वोल्टेज दी एक्सटर्नल सॉकेट से ग्रेटर देन 1.10 वोल्ट। अच्छा जी, मतलब आपकी जो बैटरी की वोल्टेज थी खुद की, कितनी थी? 1.10 वोल्ट। आपने इसको बाहर एक्सटर्नली लगाया और वहां से वोल्टेज देना शुरू की, जो इसको आप अपोजिट डायरेक्शन में दे रहे हो, क्योंकि इसकी अपनी खुद की ये है, आप एक्सटर्नली दे रहे हो तो मतलब आप अपोजिट डायरेक्शन में दे रहे हो, ध्यान रखना। वो भी 1.10 से बड़ी वैल्यू दे रहे हो, ठीक है जी, 1.10 से बड़ी वैल्यू दे रहे हो एक्सटर्नल ईएमएफ की। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? कभी पूछ रहा है बताओ ऐसे में क्या होगा? ऑप्शन, सेल विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलो देखते हैं पहले होता क्या है। तुम्हें याद है रिवर्सिबिलिटी वाले केस, हमने लेड स्टोरेज बैटरी को रिवर्स किया था, कैसे किया था? इक्वल नहीं, थोड़ा सा बड़ा ऑपोजिट ईएमएफ देके हमने बैटरी को रिचार्ज कर दिया था, पूरी की पूरी इक्वेशन बदल जाती है। अब ध्यान दो, डेनियल सेल में होता क्या है भाई, मेरा जिंक ऑक्सीडाइज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन देके बन जाता है जिंक 2 पॉजिटिव, और वही इलेक्ट्रॉन मेरे कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में से निकल के ले लेते हैं और वहां जाके चिपक जाते हैं। ओवरऑल रिएक्शन जो डेनियल सेल की होती है वो ये होती है, और हम ये कहते हैं कि ये रिएक्शन का हम यूज करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन खुद से स्पॉन्टेनियस होती है, ये रिएक्शन खुद पे खुद होना चाहती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर मैं इसका ऑपोजिट चाहूं, भाई जिंक चाहता है ऑक्सीडेशन करना, लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन को जस्ट ऑपोजिट कर दूं, कैसे? जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर गिव्स Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव। क्या ये रिएक्शन खुद से खुद होना चाहेगी? नहीं सर, भाई जिंक कभी भी रिडक्शन नहीं चाहता। अरे बहुत बढ़िया मेटल है, वो तो ऑक्सीडाइज होना चाहता था। आप अपोजिट करवा रहे हो, कैसे करवा रहे हो? एक्सटर्नल सर्किट से, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देके। इसका मतलब यह है कि जो आप फाइनल प्रोसेस करवा रहे हो, यहां पे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस थी, ठीक है जी, और आपने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके इस केमिकल एनर्जी को, इस केमिकल प्रोसेस को करवाया है। ये तो सर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करते थे कि हमें किसी केमिकल प्रोसेस को करवाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करना पड़ रहा है। मतलब ये क्या किसकी तरह बिहेव कर रही है? ये बिहेव कर रही है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। ध्यान रखेंगे हमेशा कि जब भी आप अपोजिट ईएमएफ लगाओगे ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द सेल ईएमएफ, आपकी जो सेल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगी, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। याद रहेगा? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन तो हर स्क्रीन के ऊपर ये रहा भैया, लपक लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल द केमिकल रिएक्शन इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल बी स्पॉन्टेनियस? सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात, मेरे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये रही, ठीक है सर, है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पे अगर ये सेल काम कर रही है तो इसका होगा वर्क डन, और ये काम कैसे कर रही है? इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, सही बात है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब W अपॉन में Q, यही होता था, ठीक है। यहां पे वोल्टेज क्या? अरे सिंपल है ना, सिंपल है। इस सेल का वोल्टेज क्या है सर? EMF है। अच्छा जी, वर्क डन, ध्यान रखना यहां पे जो वर्क डन होता है उसको हम लेते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर्म में, तो आपने ले लिया डेल्टा जी। इलेक्ट्रॉन कितनी देर से उधर मूव कर रहे हैं सर? देखो जरा ध्यान से, डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन हैं। मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से वहां तक मूव कर रहे हैं n, लेकिन हमने कितना सब्सटेंस लिया हुआ है? हम किसी भी रिएक्शन को मोल की प्रेजेंस में करते हैं, लेट से 1 मोल में ले रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं तुम्हें, जैसे मैं अगर जिंक प्लस में कॉपर 2 पॉजिटिव को ले लूं, ठीक है, तो ये मेरा है जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में कॉपर, सही बात है। अब यहां पे इसके कितने मोल हैं सर? 1 मोल है, ठीक है जी, इसके 1 मोल हैं, इसके 1 मोल हैं, ऐसे तो होता है, सही बात है। एक मोल का चार्ज हमेशा होता है 1 फैराडे 96,500, तो यहां पे लिख देता हूं NF। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे मल्टीप्लाइड बाय मोल। मान लो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का
केस होता है, तो कितना हो गया आंसर? 1 मोल 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 मोल पे जो चार्ज होता है वो तो होता है 1 फेरेडे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के कितने मोल हो जाएंगे? 2 मोल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 फेरेडे। ऐसे अगर मुझे नंबर नहीं पता, मैं n मान लूंगा तो क्या हो जाएगा? NF हो जाएगा। टोटल चार्ज NF, ये हो गया मेरा काम। मेरा डेल्टा जी की वैल्यू आ गई NFE नॉट सेल। ठीक है जी, ई नोट सेल। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, हमारा ये वर्क डन तो होता है, ये गिब्स फ्री एनर्जी है। ये गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है, जो एनर्जी होती है, इससे काम होता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि काम हुआ? अगर इस फ्री एनर्जी में जो रखी हुई है इसमें थोड़ी सी कमी आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखना काम हुआ कैसे पता चला? अगर इसकी वैल्यू माइनस आई, मतलब किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आपकी गिब्स फ्री एनर्जी में कमी आनी चाहिए, लेसर देन जीरो होना चाहिए, नेगेटिव ही होनी चाहिए, अदरवाइज काम हुआ ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी तो घटी नहीं है, एनर्जी घटनी चाहिए। अगर आपको इसको नेगेटिव रखना है तो ई नोट सेल को हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपको हमेशा इसको क्या रखना है? नेगेटिव रखना है। मतलब स्पॉन्टेनियस के लिए अपनी ई नोट सेल को हमेशा क्या रखना है? पॉजिटिव, सॉरी, क्योंकि नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव ही नेगेटिव को बना के रखेगी। ठीक है, अगर ये नेगेटिव हो गई तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगी और मेरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अपने को चाहिए नेगेटिव, फाइनल नेगेटिव चाहिए, तो अपने को चाहिए पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन जीरो। जरा छाप दो क्या आंसर बना भैया। दोनों के दोनों नहीं, डेल्टा जी नोट मेरा नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा जी नोट नेगेटिव होना चाहिए। ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। और मेरा ई नोट सेल पॉजिटिव होना चाहिए। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से बताओ। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आत्मा से परमात्मा का मिलन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा होगा भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत मजा आता है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस, लपक लो। कॉपर मेटल को प्यूरिफाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से। इफ द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज aqueous salt of copper, aqueous salt solution of copper, which of the following statement about this cell is incorrect? बच्चों पहले तो प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन रिफाइनिंग करते कैसे? देखो, इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करेंगे। सबसे पहले एनोड लगाएंगे इम्प्योर कॉपर की, ठीक है जी, इम्प्योर कॉपर की, और यहां पे लगा देंगे एक स्ट्रिप ऑफ कॉपर जो कि होगी प्योर कॉपर की। ठीक है, प्योर कॉपर की, सही बात है। यहां भर देंगे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो कि आपको दे देगा कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, सही बात है। जैसे ही आप इसको अब बना दोगे एनोड, क्योंकि आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, और ये बन जाएगा अपना कैथोड। सही बात है, सही बात है सर। ध्यान दो, मेरे पास कैथोड पे होता है बच्चों हमेशा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइसिस में, और एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव। ठीक है, जैसे ही बैटरी को ऑन करोगे, एनोड पे होता है क्या? ऑक्सीडेशन। तो जो एनोड वाला कॉपर है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा और बन जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव, और धीरे धीरे यहां से गिरना शुरू हो जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव वाले सॉल्यूशन में। ठीक है, हमारी जो जितनी भी इंप्योरिटी है वो यहां की इकट्ठी हो जाएगी, कॉपर 2 पॉजिटिव नीचे आएगा, नीचे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब यहां पे, भाई ये इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन बैटरी से वहां जा रहे हैं। जब ये नेगेटिव रोड है हमारी, तो जितना भी पॉजिटिव यहां फालतू हुआ वो वहां जाएगा, और एनोड पे जाके ये कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये बन गया मेरा कॉपर। फिर से ये स्ट्रिप मोटी होती रहेगी। ठीक है, इससे हम कहते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पूरे में आ जाओ आंसर, हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। द इंप्योर कॉपर रोड अंडरगोज ऑक्सीडेशन। देखो ये इंप्योर थी एनोड वाली, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये बात तो सही है, हमें बताना है इनकरेक्ट। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, सही बात है। इंप्योर कॉपर रोड एक्ट एज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इंप्योर वाली नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? सर पॉजिटिव है, ये भी गलत बात नहीं, मतलब ये भी क्या है मेरा, ये मेरा इनकरेक्ट हो गया। मुझे तो इनकरेक्ट बताना था ना। इंप्योर कॉपर रोड कैसी है? पॉजिटिव है। ये क्या कह रहा है? नेगेटिव है। मुझे इनकरेक्ट बताना था, यही आंसर आ गया, दोनों सही थे। तीसरे में देखो, प्योर कॉपर रोड एक्ट एज कैथोड, प्योर कॉपर कैथोड है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही थी। मुझे इनकरेक्ट बताना था, मेरा सी इज द करेक्ट ऑप्शन बन गया है। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एवरीबॉडी इन द हाउस मेक सम नॉइस। क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलो क्या बात है। अगला सवाल, अगला सवाल जबरदस्त सवाल। There are 2 beakers A and B containing KCl and CH3COOH solutions respectively. On adding water to beakers A and B, which of the following change in molar conductance, ये रही molar conductance of the solution will be correct. ओके तो ध्यान से देखना बच्चों, हमें यहां पे बनाना है डाइल्यूशन वर्सेस मोलर कंडक्टेंस। हम जानते हैं ग्राफ कैसा बनता है, अगर आपको ध्यान होगा तो अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन बनता है, और यहां पे आती है अपनी मोलर कंडक्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास दो चीजें हैं, KCl है और तुम्हारा CH3COOH है। हमेशा ध्यान रखेंगे ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है।
इसमें थोड़ा सा भी पानी डालोगे तो भाई ये तुरंत क्या करेगा, बहुत तगड़ी कंडक्टेंस शो करेगा। लेकिन ध्यान दो, ये क्योंकि आयनाइज्ड फॉर्म में ऑलरेडी होता है, मैंने इन्हीं दोनों के सॉल्यूशंस ले रखे हैं, तो इसकी तो ऑलरेडी बहुत हाई मोलर कंडक्टेंस है ही डाइल्यूजन से पहले भी। तो मैं अपने केसीएल को स्टार्ट करूंगा कहीं यहां से, ठीक है जी, या फिर लेट से कहीं यहां से, ठीक है जी। और मेरा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसका आयनाइजेशन बहुत होता है, लेकिन बहुत समय बाद होता है, बहुत अच्छा खासा डाइल्यूजन करोगे तब जाके होगा। इसकी मैं वैल्यू इनिशियली थोड़ी सी कम लेता हूं, ले ली सर। अब जब ये बच्चों इंक्रीमेंट इनका होगा, जब इनका इंक्रीमेंट होगा, आपने क्या किया, पानी डालना शुरू किया, तो कॉन्सेंट्रेशन जीरो की तरफ मतलब घटनी शुरू हो जाएगी। तो इसका जो चेंज होगा, साथ के साथ आयनाइजेशन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। ये कंप्लीटली टूट जाते हैं तो हाईएस्ट तक पहुंच सकता है, और हाईएस्ट पे इस स्ट्रेट लाइन की जो वैल्यू मुझे मिलती है बच्चों यहां से यहां तक, इसे मैं कहता हूं अपनी हाईएस्ट मोलर कंडक्टेंस, या फिर अपनी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये हाईएस्ट वैल्यू होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों अपने अपने वीक की, तो ये बेचारा धीरे धीरे टूटता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट, और कहीं यहां जाके इसमें एकदम ऐसे चल जाता है, लेकिन कभी भी अपने हाईएस्ट वैल्यू पे नहीं पहुंच पाती, पैरेलल चली जाती है। ये होता है हमारा ग्राफ बच्चों, ध्यान देना, ये मेरा CH3COOH का ग्राफ है, और ये मेरा KCl का ग्राफ है। सही बात है, ये सॉल्यूशन था पहले से ही, बहुत अच्छे खासे इसके आयन आयन है, मतलब अच्छी कंडक्टेंस है, और जब इंक्रीज भी कर रहे हैं तो पानी डालते जा रहे हैं, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, हाईएस्ट पहुंच जा रही है। इसमें क्या है, बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है, बहुत ही निठल्ली है, बिल्कुल भी टूटते नहीं है, आयंस में टूटते नहीं है, ठीक है। तो धीरे 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 करके, लेकिन एक यहाँ पे एक शार्प आपको इंक्रीज मिलेगा, जब एकदम से बहुत सारा डाइल्यूशन कर दोगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन एक शार्प आपको यहाँ पे मिलेगा। चलिए ऑप्शन मैच करते हैं। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज, आपको यहां पे दिख रहा है, इंक्रीजेस शार्पली इन बीकर ए। ओ माय गॉड, ए बीकर किसका था, ए था हमारे KCl का, और बी था हमारा CH3COOH का। इंक्रीजेस शार्पली इन बीकर ए, क्या बीकर ए में शार्पली इंक्रीज हो रहा है, नहीं, एक रेगुलर इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है हाईएस्ट वैल्यू से, और हाईएस्ट पे यहां पे क्या मिल रहा है, मुझे यहां पे मिल जा रही है वैल्यू। तो ये तो बात सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। इट इंक्रीजेस स्लोली इन बीकर ए, बीकर ए में स्लोली इंक्रीज होता जा रहा है, हाईएस्ट तक पहुंच जा रहा है, एंड शार्पली इन बीकर बी, बीकर बी में एक हद तक बहुत सारा डिल्यूजन करने के बाद शार्पली हुई है, और उसके बाद कांस्टेंट चली गई है। तो यही मेरा सही जवाब है, बी इज द करेक्ट आंसर। इट इंक्रीजेस इन बीकर बी बट नो चेंज इन बीकर बी, गलत बात है, चेंज होगा बीकर बी में भी। देयर इज नो चेंज इन बीकर ए, बिल्कुल गलत बात है। जल्दी से मुझे बताओ, याद रखोगे कि हमारा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी आयनाइज है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी डाइल्यूशन करने पे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया एकदम बढ़िया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन वीक वाला थोड़ा निठल्ला है, धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब चलता है तो आगे आगे बढ़ते बढ़ते जब पानी बहुत डालोगे तो एकदम से डाइल्यूशन होगा, लेकिन हाईएस्ट वैल्यू तो कभी भी पहुंच नहीं पाएगा, फिर उसके बाद कांस्टेंट चला जाएगा। तो एक शार्प इंक्रीज आपको वीक वाले में देखने के लिए मिलेगा। चलिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन फिर से आ गया है भैया, कॉन्सेप्ट को तगड़ा करेंगे, अब तुम मुझे आंसर बताओगे। द मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर रूट है यहाँ पे, अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन कर्व फॉर NaCl, HCl, NH4OH आर शोन इन द रैंडम ऑर्डर, आपको दे रखा है। आइडेंटिफाई विच ग्राफ कॉरेस्पॉन्ड टू HCl, NaCl एंड NH4OH, गिव रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर इन वन। बहुत सुंदर सवाल है बच्चों, बहुत सुंदर सवाल है, ध्यान दो। सबसे पहले वीक वाला कैसे इंक्रीज कर रहा है, धीरे 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 फिर एकदम शार्पली। तो वीक कौन इनमें से ये है बच्चों तुम्हारा वीक बेस, ये है वीक बेस, ठीक है, ये है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और ये है तुम्हारा एक सॉल्ट। सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों के दोनों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ध्यान दो, तो ये तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूं कि ये मेरा हो गया NH4OH, और आप इसको क्लैरिटी कैसे दोगे, आप बोलोगे इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है जी। चलिए जी, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड में ध्यान से सोचना, हम बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस का मतलब होता है कि भाई आयंस किस तरह से फ्री मूव करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो, मूव करने के लिए पहले तो दोनों तो 100 मतलब टूट ही जाएंगे कंप्लीटली, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे Cl घूम रहा है, यहाँ पे Cl घूम रहा है, हमें अंतर देखना है सोडियम में और H में। मुझे ध्यान से सोच के बताओ कि H ज्यादा घूमता होगा या फिर सोडियम ज्यादा घूमता होगा। H ज्यादा घूमता होगा, साइज छोटा सा, वजन कम, एकदम फर्राटे से भाग के निकल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा भारी है, थोड़ा कम भागेगा। तो कंपैरिजन टू HCl और NaCl किसका कंडक्टेंस ज्यादा होना चाहिए, HCl का। किसका ज्यादा दिख रहा है 1 और 2 में से, सर इसका ज्यादा दिख रहा है, देखो ना, इसका ज्यादा दिख रहा है, इसकी वैल्यू ज्यादा दिख रही है। तो ये किसका हो गया, HCl का हो गया, ये किसका हो गया, NaCl का हो गया। अरे भैया सर पेपर में कैसे लिख के आऊंगा, ये तो बता दो, ये तो बताओ पेपर में कैसे लिख के आऊंगा। लिखोगे इन कंपैरिजन टू HCl एंड NaCl, Cl negative is common, but for H positive and Na positive,
since H positive is small and light in weight will show high conductance as compared to किससे Na पॉजिटिव एज अ रिजल्ट और कह देंगे हेंस या फिर एज अ रिजल्ट बोल दो मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl इज ग्रेटर देन मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं भाई साहब, मजा बांध दिया, रीजन दे दिया, आंसर दे दिया। अगला सवाल बहुत जबरदस्त तरीके से तुम्हारे ऊपर आ रहा है भैया, संभाल लेना। आ जाओ, क्वेश्चन क्या है। मेरे पास 4 इलेक्ट्रोड हैं ABCDE, बताइए ई नोट ऑफ द इलेक्ट्रोड एज फॉलोज। अगर मैं यहां पे एक बैटरी लगाऊं, द कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द 2 इलेक्ट्रोड्स विल गिव द लार्जेस्ट सेल पोटेंशियल। मैंने क्या करना है, इन 2 इलेक्ट्रोड से जोड़ के एक बैटरी बनानी है और उस बैटरी का मुझे हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए होगा। बताइए क्या आंसर बनेगा। तो बच्चों कैसे आंसर करोगे, बहुत सिंपल सा तरीका है। हमें हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। एक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, एक का रिडक्शन होना चाहिए। अगर हाईएस्ट वैल्यू चाहिए तो हाईएस्ट नंबर चाहिए, पकड़ लो कौन कौन से हाईएस्ट है। सर ये वाले का बहुत बड़ा नंबर है, ये वाले का बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, तुम बोलोगे सर ये तो माइनस में है, गड़बड़ हो जाएगी, हाईएस्ट नंबर कैसे आएगा। अब ध्यान दो, मेरे पास ए से मामला जा रहा है ए नेगेटिव में, और मेरे पास से D2 पॉजिटिव से मामला जा रहा है डी में, ठीक है। ये जल्दी से मुझे बताओ ये क्या हो रहा है सर। सर ये हो रहा है रिडक्शन। दूसरा प्रोसेस क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। तो एक काम करो, क्या मैं कह सकता हूं इसको हटा के कि भाई मैं लिख देता हूं D से D2 पॉजिटिव का जो पोटेंशियल है वो है प्लस में 1.12 वोल्ट। सही बात कह सकता हूं कि नहीं कह सकता, जल्दी से मुझे बताओ। इक्वल एंड अपोजिट होता है ना, क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं ये कहता हूं कि काम करते हैं ना, मैं ए का रिडक्शन करवाता हूं लेकिन डी का ऑक्सीडेशन करवा देता हूं। डी को लिख देता हूं डी से D2 पॉजिटिव। सही बात है, जल्दी से मुझे बताओ, हाँ है ना। अच्छा, यहां पे एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहां पे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इक्वल बनाने के लिए यहां 2 से मल्टीप्लाई, यहां 2 से मल्टीप्लाई, भैया चार्ज भी इक्वल हो गया, सब कुछ इक्वल हो गया। एक का रिडक्शन हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बताओ जल्दी से मुझे ए के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है। भैया रिडक्शन पोटेंशियल देख लो, ए से नेगेटिव की 0.96 है। अच्छा जी, उसके बाद ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, मेरे डी के ऑक्सीडेशन की पोटेंशियल कितना है। सर प्लस 1.12, माइनस नहीं, प्लस 1.12, क्योंकि आपने अपोजिट कर लिया, आप रिडक्शन नहीं करवाया, आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हो। क्या रख दूं, प्लस में 1.12 रख दूं, दोनों को ऐड करूं कितना आएगा, बताओ मुझे। 8 आएगा, 10, 2.08 फाइनल आएगा। तो यहां से मुझे ईएमएफ की हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है किससे, ए और डी से। तो पहले वाले केस का जो आंसर बना बच्चों मेरा, वो बना ए और डी बैटरी जो होगी वो ए प्लस डी शो हाईएस्ट पोटेंशियल, क्योंकि हाईएस्ट मैग्नीट्यूड वाली इलेक्ट्रो पोटेंशियल वही थी, हाईएस्ट पोटेंशियल। और जी मेरा टोटल ईएमएफ कितना आ रहा है, दूसरे का आंसर कितना आ रहा है, ईएमएफ ऑफ द सेल आ रहा है कितना, 2.08 वोल्ट। भाई साहब मजे बांध दिए, बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ, क्या बात है, बहुत सुंदर क्वेश्चन। अगला सवाल तो हर स्क्रीन के ऊपर न्यूमेरिकल उठा के ले आए भैया, लपक लो। मेरे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मैग्नीशियम जा रहा है Mg से Mg2 पॉजिटिव, और मेरा कॉपर 2 पॉजिटिव जा रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, मतलब चार्ज के मामले में कर लेते हैं भी, नहीं तो दिक्कत होगी। भाई यहाँ पे -2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन से है, मतलब इक्वेशन मेरी बैलेंस है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भैया ध्यान से देखना, मार्क कर लेंगे इसको, जो भी हमसे पूछा जा रहा है। हमसे पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर ये कहां होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आओ समझते हैं। भाई मेरी नर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, नर्स्ट इक्वेशन क्या है, बताओ बे, नर्स्ट इक्वेशन क्या है, जल्दी से देखो। ईएमएफ इक्वल्स टू, या फिर मैं कह दूं ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस में 0.0591 अपॉन में एन लॉग में क्यू। यहां पे जब क्यू लिखता हूं तो मतलब प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट एट एनी टाइम। लेकिन अगर आप इक्विलिब्रियम की बात करो, एट इक्विलिब्रियम पे ई सेल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये मेरा ई नोट सेल है, माइनस में 0.0591 अपॉन में एन, और ये लोग में क्यू की जगह बन जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड जाएगी तो क्यू नहीं निकालेंगे, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सही बात है। अगर मैं वहां से इसको उठा लूं तो मेरे ई नॉट सेल की वैल्यू आ रही है कितनी, 0.0591 डिवाइडेड बाय क्या लिख दूं, एन। यहां पे एन की वैल्यू कितनी ले से मुझे बताओ, सर 2 है ना।
n की वैल्यू 2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। बिना बैलेंसिंग के नहीं देखते, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस है, तो इसलिए मैं 2 लिख रहा हूं डायरेक्टली। ठीक है, अच्छा जी, 2 लिख दिया, सही बात है सर। लॉग में Kc लिख दिया, ठीक है, ये 2 धर जाएगा। ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है दे रखी है क्या, मुझे निकालेंगे, ई नोट सेल निकालेंगे। मेरे मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, जबकि मुझे मैग्नीशियम के रिडक्शन की वैल्यू दे रखी है। इसको चेंज करेंगे, मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन की वैल्यू निकालेंगे। किसकी, मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन की वैल्यू, मतलब Mg दिख रहा है, तो मैं नहीं दिख रहा, इतना दिख रहा होगा यार। मैग्नीशियम से Mg2 पॉजिटिव की वैल्यू निकालूंगा, तो बस कुछ नहीं होगा, साइन अपोजिट कर दो, प्लस में 2.37 कर दो। इसका रिडक्शन नहीं हो रहा है, इसको एज इट इज ले लो। टोटल वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी से मुझे बताओ। 2.37, 0.34 आ गया, 11 7 2, 2.71। तो 2.71 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय, इसको लिख लो 0.06 लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और ये मेरा हो गया लॉग में Kc। किसी प्राणी, किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत है, 0.05 बनी होता है ये वाला, शॉर्ट में उन्होंने दे रखा है, हमने लग लिया, ठीक है, 0.06 लेते राउंड ऑफ करके, ठीक है जी। 2 लिख दे यहाँ पे, 2 करके कितना आया, ये आया मेरा 0.03 आया, ठीक है जी। पॉइंट से पॉइंट काटा, सॉल्व करेंगे तो 90 के समथिंग आएगा, ठीक है, 90.3 के समथिंग, इक्वल्स टू लॉग Kc। अगर Kc की वैल्यू, अगर एंटी लॉग 90.3 की वैल्यू दे रखी है तो लिखो, नहीं दे रखी है तो यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें लॉग की टेबल थोड़ी याद होगी भाई। मैक्सिमम क्वेश्चन में लिख के देंगे, इन्होंने लिख दिया लो यूज लॉग एंड एंटी लॉग टेबल इफ नीडेड। भाई टेबल नहीं है मेरे पास, वैल्यू दो तो लिखूंगा, नहीं तो यहीं तक छोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़े। अगला सवाल तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आ जाइए देखते हैं, आ जाइए देखते हैं। Imagine you are a chemistry lab and the teacher is explaining the electrolysis of copper sulfate solution and the products liberated after electrolysis. The teacher made 2 setups. अच्छा, टीचर ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के 2 सेटअप बनाए हुए हैं। एक में क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। प्लैटिनम कभी पार्टिसिपेट नहीं करता। तो सेटअप 1 में क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 इलेक्ट्रोड हैं और मेरे पास बस कॉपर सल्फेट है। तुम सब लोग जानते हो कि कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, टूट जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में, ठीक है। इधर वाली मेरी एनोड होती है और इधर वाली मेरी कैथोड होती है। सही बात है, सही बात है, पॉजिटिव नेगेटिव यहां पे छोड़ दिया, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, मेरी एनोड कैसी होती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पे कौन भाग के जाता है, नेगेटिव, तो सल्फेट जाएगा नेगेटिव, 2 सल्फेट जाएंगे, अरे लिख जा भाई, लिख जा भाई, हाँ जी, 2 सल्फेट जाएंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि 1 पे 2 में तो 4 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे, कर दिया, और ये बन जाएगा 2SO3 गैस प्लस में O2। तो ये तो होगा बच्चों हमारा एनोड पे सब कुछ बैलेंस है, ध्यान से देख लेना। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव, कौन जाएगा, Cu2 पॉजिटिव। 2 Cu2 पॉजिटिव मिलकर इन चारों इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, एक को 2 की जरूरत होती है, बन जाएगा 2 कॉपर। ये तो हो गया मेरा सेटअप 1 का गेम। सेटअप 2 में इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, लेकिन कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज कर लिया। अच्छा जी, अब इसमें क्या होगा, ध्यान दो भाई, मेरे पास यहां पे एक रोड है, मेरे पास एक यहां पे रोड है, ये भी कॉपर की रोड है, ये भी कॉपर की रोड है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये मेरी एनोड है, हाँ जी, और ये मेरी कैथोड है, हाँ जी, ठीक बात है, सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे एक गेम बजेगा, क्या बजेगा गेम भैया, कॉपर सल्फेट है, ये हो गया मेरा कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस सल्फेट। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो एनोड पे कौन भाग के आया, भाई एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, एनोड पे भाग के आया अपना नेगेटिव वाला, कौन आया, नेगेटिव वाला। लेकिन नेगेटिव वाले से भी पहले क्यों भाई, ये कॉपर खुद से कॉपर की इलेक्ट्रोड है तो पार्टिसिपेट करने लग जाएगी, ये इनर्ट नहीं है, तो ये क्या करेगी, ये रोड ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन देके ऑक्सीडाइज हो जाएगी और नीचे गिरने लगेगी, नीचे गिरने लगेगी। और जब सॉल्यूशन में बहुत सारे कॉपर हो जाएंगे, ये भाग के वहां जाएंगे और कैथोड पे जाके चिपकना शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन वाले कॉपर 2 पॉजिटिव उधर से आए हुए 2 इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर बन जाएंगे। धीरे धीरे ये छोटी होती रहेगी, बड़ी होती रहेगी। ये होगा मेरा सेटअप 2 में। ये सेटअप 2 की कहानी है, ये सेटअप 1 की कहानी है। कभी क्या पूछ रहा है, आंसर द फॉलोइंग, इन विच सेटअप 1 और सेटअप 2 कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स अवे। कहां पे कॉपर सल्फेट बिल्कुल खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, ये वाला कॉपर सल्फेट, भाई एक कॉपर इधर आ रहा है, सल्फेट इधर आ रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो पहले का आंसर आ गया सेटअप 1, ठीक है। सेटअप 1 में ऐसा हो रहा है, क्योंकि सेटअप 2 में कॉपर सल्फेट तो बना हुआ है, भाई इधर से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, कॉपर सल्फेट तो वहीं कमी है, लेकिन वहां कॉपर सल्फेट ही खत्म हो रहा है। राइट द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द Cu एनोड इन सेटअप सेकंड। सेटअप सेकंड ये रहा, एनोड पे ये वाली रिएक्शन, तो ये सेकंड का आंसर आ गया बच्चों, ये सेकंड का आंसर आ गया। नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट द एनोड इन सेटअप 1। सेटअप 1 में एनोड पे क्या मिल रहा है, जल्दी से बताओ, SO3 एंड O2, सही बात है, ठीक है।
अगला, विच आउट ऑफ द सेटअप 1 and 2 डेपिक्ट रिफाइनिंग ऑफ क्रूड कॉपर? किससे रिफाइनिंग करते हैं? इससे रिफाइनिंग करते हैं। क्या आ गया आंसर? सेटअप 2 आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे क्वेश्चन दमदार लगते हैं और ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आते हैं और तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से करके आने हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? इनमें से कौन केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर सकता है? टेम्परेचर कर सकता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एडिंग अ कैटलिस्ट, इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बच्चों ऑर्हीनियस इक्वेशन से, जो कि होती है K इक्वल्स टू A e टू द पावर माइनस EA बाय RT। अगर ध्यान देना, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो EA अपॉन RT, क्योंकि भैया मेरा टेम्परेचर कहां है? डिनोमिनेटर में, घटेगा, लेकिन साइन लगा हुआ है माइनस का। जो चीज माइनस में घटती है वो बढ़ती होती है एक्चुअली में, क्योंकि माइनस में कोई चीज घटेगी तो वो जीरो के क्लोज आएगी, मतलब वो बढ़ रही है, मतलब ये बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो e टू दी पावर माइनस EA बाय RT बढ़ रहा है, और अगर ये बढ़ रहा है तो इसके प्रोपोर्शनल K बढ़ रहा है, और अगर K बढ़ रहा है तो रेट बढ़ रहा है। तो ध्यान रखेंगे, रेट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना कॉलिजन ज्यादा, उतने प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। तो भैया P हमारे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं जी, रेट केवल और केवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। किसके? रिएक्टेंट के। किसके? रिएक्टेंट के। सही बात है, केवल रिएक्टेंट के उस पे पॉसिबल होता है। ध्यान देंगे, तुम्हारा ये वाला आंसर गलत है। एडिंग अ कैटलिस्ट, बिल्कुल सही बात है। आप कैटलिस्ट ऐड करते हो तो कैटलिस्ट क्या करता है बच्चों? जैसे मुझे बताइए, ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट ये करता है कि सपोज करिए विदाउट कैटलिस्ट आपको यहां जाके कहीं ट्रांजिशन स्टेट मिलती है, याद है ना? तो मान लो ये मेरा एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट कैटलिस्ट। भैया कैटलिस्ट क्या करेगा? पाथ को चेंज कर देगा और जल्दी से मिल जाएगी आपको ट्रांजिशन स्टेट, मतलब आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो घट जाती है। तो EA2 एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? घट जाएगी कैटलिस्ट के साथ में, विद कैटलिस्ट के साथ में। इसलिए कैटलिस्ट हमारा बढ़िया काम इस तरीके से करता है। सही बात है, जल्दी से बताओ। हाँ, तो ऐड टू कैटलिस्ट भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको भी कर देंगे। तो मेरा कौन सा आंसर है? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी बताओ। PQ नहीं, PRS सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही बात है, थम्स अप। अगला सवाल तो हर स्क्रीन के ऊपर ई रहा भैया। द हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद एन एक्वस। ध्यान रखना भैया, इंटरकनेक्टेड है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल कुछ भी कनेक्ट कर देंगे भाई, ठीक है, कुछ भी कनेक्ट कर देंगे। द हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद एक्वस NaOH सॉल्यूशन हमें दे रखा है। ये रिएक्शन हमें दे रखी है, SN1 रिएक्शन दे रखी है। SN1 का मतलब क्या होता है? जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है। अब ये सरप्राइजिंगली एलिमेंट्री रिएक्शन भी होती है, 1 स्टेप रिएक्शन है। कौन सी? SN1 है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? अपना 1 हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, हमें बताना है कौन सा ग्राफ सही है। पहला ग्राफ है टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। हमारे फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के टी हाफ के फॉर्मूले की बात करूं तो बच्चों वो आता है 0.693 अपॉन में के, और ये एक्चुअली में कांस्टेंट होता है, कभी भी ए नोट पे डिपेंड नहीं करता। पहले ही ग्राफ देखा, पहले ही सही निकल गया, क्योंकि कांस्टेंट ग्राफ बन रहा है, बात खत्म हो गई। बहुत जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, रिएक्शन देखी, SN1 था, मॉलिक्यूलरिटी 1, एलिमेंट्री है, तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर इक्वल हो गया, 1 1 हो गया, ऑर्डर 1 हो गया, तो भैया पहला फॉर्मूला अपना लगा दिया। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, मैं ये बताना है। एक कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, अभी बताया, सही बात है। A catalyst allow the same rate of reaction to be achieved at lower temperature, बिल्कुल सही बात है। आपने टेम्परेचर को उतना ही रखा जितना था, लेकिन आपने कैटलिस्ट लगा के कम टेम्परेचर पे रिएक्शन को जल्दी से करवा दिया, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। A catalyst mixes with the reactants and increase the overall concentration of reactant, नहीं, कैटलिस्ट कभी रिएक्टेंट के साथ मिक्स नहीं करता। कैटलिस्ट अपने सरफेस पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को बस एड्सॉर्ब करने का काम करता है, मिक्स नहीं करता, एड्सॉर्ब, ठीक है, कभी पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये बात गलत है। तो कौन सी सही है? फर्स्ट और सेकंड ओनली, मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल, कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या करना है? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्स वर्सेस टाइम फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम जीरो ऑर्डर के लिए, तो भैया जीरो ऑर्डर में क्या होता है, सबसे तो ये देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर का मतलब होता है मेरा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए की पावर 0, ठीक है, इक्वल टू लिख देते हैं, है ना। रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 0 जो कि होता है 1, तो आर की वैल्यू आ जाएगी केवल के, कितनी आ जाएगी? केवल के, मतलब रेट हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये बात तो मुझे पता चल गई। मुझे बताना है ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्स। भाई रिएक्टेंट मान लो मेरी रिएक्शन हो रही है एक्स से वाई,
तो यहाँ पे आ गई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम जीरो ऑर्डर के लिए। भाई सो कॉमन सेंस की बात है, टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये तो घटेगा, तो कहीं हाईएस्ट पे होगा, घटेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई टाइम आगे आगे बढ़ रहा है तो रिएक्टेंट तो घटेगा, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा ना। सही बात है, सिंपल ग्राफ है पहले वाला तो। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्स, ये बड़ी मजेदार बात है। इसमें अपना ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, रेट कभी भी चेंज नहीं होता जीरो ऑर्डर का, हमेशा फिक्स होता है, कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्टेंट की डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है जी, तो कैसा हो जाएगा, हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा। तीसरे ग्राफ में आ जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्स फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है बच्चों, हमारे फर्स्ट ऑर्डर में होता है मजेदार तरीका क्या, कि हमारा R इज इक्वल्स टू के ए टू दी पावर 1, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के। कौन, रेट। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो ये मेरा रेट है और ये मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा रेट, मतलब ये चलेगा ग्राफ कुछ ऐसे। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है तो ग्राफ को ऐसे चलाओ, कोई दिक्कत, समझ आ गई बात। आप ऐसे भी कह सकते हो कि इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, जैसे जैसे घटेगी रेट भी कम होता रहेगा। इस ग्राफ को ऐसे ले लो अगर आप रिएक्शन की स्टार्टिंग से बात कर रहे हो तो। क्लियर है कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अगला सवाल, मेरे पास सुक्रोज है जिसको मैंने डिसॉल्व किया है 1 kg ऑफ वाटर में इन ए पॉट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। अच्छा जी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इतना, जो बॉइलिंग पॉइंट पानी का होता है जब वो सॉल्वेंट होता है, दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, ध्यान दो बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, होता है क्या क्या, जल्दी से बताओ मुझे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सही बात है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देखना भाई, डेल्टा टीबी किसके इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है आई मल्टीप्लाई अपना के बी मल्टीप्लाई एम मोलैलिटी, यही होता है। अच्छा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब सॉल्यूशन का बड़ा है, अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है तो वो पहले आया, माइनस मेरा सॉल्वेंट का छोटा है वो बाद में आया, आई मल्टीप्लाई के बी मल्टीप्लाई मोलैलिटी। ठीक है, अच्छा अब मुझे वाटर का दे रखा है, एक काम करते हैं, हम डेल्टा टी भी चेंज ही निकालते हैं, बस हम चेंज निकालते हैं। ठीक है, आई की वैल्यू दे रखी है मुझे कहीं भी, सुक्रोस है, सुक्रोस क्या है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और कभी भी ध्यान रखना नॉन इलेक्ट्रोलाइट के आई की वैल्यू को हमेशा 1 रखते हैं, क्योंकि कभी भी टूटता नहीं है। केबी की वैल्यू दे रखी है क्या मुझे, केबी की वैल्यू, यहाँ पे केबी की वैल्यू बच्चों केएच नहीं है, केबी है, 0.52 दे रखा है। मोलैलिटी होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 342.3 अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, 342.3 ही दे रखा है। ठीक है, दोनों 342 है। अच्छा, और जी हमें दे रखा होता है सोलवेंट का मास केजी में, जो कि दे रखा है 1 kg, बस यहीं तक रखना है और कहीं नहीं रखना। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सब बढ़िया चल रहा है, मौज बाहर एकदम, 1 से 1 कटा। ठीक है, मुझे निकालना क्या, डेल्टा टीवी कितना आ रहा है, डेल्टा टीवी चेंज कितना आ रहा है, 0.52, सही बात है, चेंज इतना आ रहा है, सही बात है। अब ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मेरा सोलवेंट का इतना था, सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा कितने नंबर से, इतने नंबर से, कितना आएगा टोटल, मेरा जो आएगा अपने सॉल्यूशन का वो आएगा भाई जितना होता है 373.15 में प्लस कर दो 0.52, कितना आ गया, 76373, 373.67 इज द करेक्ट ऑप्शन। अरे बोलो भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, समझ आ रहा हो, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अगला सवाल, तो हर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ऐसा ही क्वेश्चन लेके आया हूं फिर से। मेरे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है, मतलब CH2 एक OH यहां लगा दो, एक OH यहां लगा दो। ठीक है जी, बाय द वे मोलर मास मुझे दे रखा है उसका, ठीक है 62, 93 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल को आपने डाला 1 किलोग्राम पानी में, टू चेंज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का चेंज करने के लिए। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मली 273 होता है, KF हमें दे रखा है। Which of the following graph represent the depression of freezing point of the water ethylene glycol solution, हमें ग्राफ बताना है। अब ध्यान देना बच्चों, इस ग्राफ में अगर आप देखोगे फ्रीजिंग पॉइंट की डिप्रेशन का ग्राफ है, हमेशा ध्यान रखना जब भी कभी आप ग्राफ बनाओगे वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, कोई भी हो एलिवेशन या फिर डिप्रेशन, ये हमेशा एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ही बनता है, डिक्रीजिंग कभी नहीं बनता। ये वाला ग्राफ गलत हो गया, डिक्रीजिंग जा रहा है, ये वाला ग्राफ गलत हो गया, डिक्रीजिंग जा रहा है, या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। ठीक बात है, इस ग्राफ में मेरे पास 2 बॉइलिंग पॉइंट है, एक कम है एक ज्यादा है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट है। और ध्यान रखेंगे हमारा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब ये कि भैया सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो छोटा होने वाला है, किससे, अपने सॉल्वेंट से। सही बात है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, क्या यहां पे जो मेरा, क्या इन दोनों केस में मेरा जो सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है क्या वो ही कम है, जल्दी से मुझे बताओ, सॉरी सॉल्यूशन का ही कम है। हाँ जी, देखो ये वाला ग्राफ सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन का ही कम है 270, सॉल्यूशन का ही कम है
270, क्योंकि वाटर का तो ये दे रखा है 273। अच्छा, अब कैसे आंसर निकालो? बहुत सिंपल तरीका। इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 का डिफरेंस है। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। अगर मैं डिप्रेशन कितना चेंज है सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में ये निकाल लूं 2 या 3, तो मेरा आंसर बन जाएगा। कैसे निकालूं? आ जाओ। डेल्टा टीएफ होता है आई मल्टीप्लाई के एफ मल्टीप्लाई बाय एम। ठीक है, आई की वैल्यू भाई इथाइलिन ग्लाइकोल है, फिर से क्या है? एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। आई कितना लूंगा? 1। कैसे पता चलता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? भाई कोवेलेंट बॉन्ड है, कोई भी आयनिक बॉन्ड नहीं है। ठीक है, 1। केएफ की वैल्यू 2। मोलैलिटी गिवन मास 93 है, मोलर मास 62 है, और हमने लिया है 1 किलोग्राम पानी में। बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2 टाइम्स 31, 31 1 जा 31 3 जा, मेरा डेल्टा टीएफ आ गया 3, और मुझे समझ में आ गया मेरा आंसर है कौन सा? 270 से 273, 3 का डिफरेंस है। इज द करेक्ट ऑप्शन। अरे कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? मजा आ रहा है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल तो हर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बहुत ही छोटू सा सवाल है। आइए, द इमेज बिलो शो द इवेपोरेशन ऑफ द सॉल्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। भाई यहां पे तीनों में सॉल्वेंट है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ये मेरा कैसा है? नॉन वोलेटाइल है। ये क्या है? सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, ग्राफ शो क्या कर रहे हैं? इवेपोरेशन शो कर रहे हैं सोलवेंट पार्टिकल्स का, क्योंकि ये तो उड़ेगा नहीं, तो नॉन वोलेटाइल है। सोलवेंट पार्टिकल्स उड़ेंगे, और ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं सोलवेंट के पार्टिकल्स दिख रहे हैं। ठीक है, द सॉल्वेंट टेकन इज ऑफ द सेम टाइप, सब कुछ सेम टाइप का है। द सॉल्वेंट इज वोलेटाइल एंड इट्स क्वांटिटी सेम इन ऑल 3 केसेस। सॉल्वेंट एक जैसा है, क्वांटिटी भी सेम है, बस आपने तीनों में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है। सवाल कह रहा है Which of the following 3 solutions has the least amount of solute? इनमें से किसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है? बहुत सिंपल सवाल है, जल्दी से पॉज करके आंसर करने की कोशिश करो बे। कर लिया? अब देखो जरा ध्यान से, सॉल्वेंट पार्टिकल्स यहां पे बहुत थोड़े से उड़ पाए हैं। क्यों? क्योंकि जरूरी है कि यहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होंगे जिन्होंने रास्ता ब्लॉक कर लिया होगा, इसलिए ज्यादा नहीं उड़ पाए। यहां सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थोड़े ज्यादा उड़ पाए क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स जगह घेर रहे हैं, लेकिन उतनी नहीं घेर जितने पहले वाले में घेर रहे थे। यहां बिल्कुल भी नहीं घेर पा रहे, मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत ही कम है, इसी वजह से बहुत सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इवेपोरेट हो गए। मतलब ध्यान दो, इसमें हो गया लीस्ट सॉल्यूट, लीस्ट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लीस्ट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? जल्दी से देखो, लीस्ट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें? क्यू में। क्यू इसका आंसर हो गया। जल्दी से मुझे बताइए, कोई दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत है? और कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? इन केस ऑफ क्यू, इन केस ऑफ क्यू, सिंस द वेपर प्रेशर कह सकते हो, तो क्योंकि वेपर प्रेशर भी हाईएस्ट हो जाएगा। वेपर प्रेशर इज हाईएस्ट, इज हाईएस्ट, इज हाईएस्ट, एंड और कह सकते हो, और द नंबर ऑफ इवेपोरेटेड solvent particles are high, which shows least number of solute particles at the surface, अरे जल्दी से बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अरे सर मजा आ गया है जी। अगला सवाल तो हर स्क्रीन के ऊपर फेंक के मार दिया भैया, सॉल्व कर दीजिएगा। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट रिडक्शन ऑफ MnO4 नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन 500 मिलीलीटर ऑफ 0 पॉइंट मोलर सॉल्यूशन टू Mn2 पॉजिटिव? बहुत सिंपल सवाल है, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया उन्होंने। थोड़ा सा देखो, क्यों कहते हैं कि भैया हमारे कॉम्पिटेंसी बेस में दिक्कत हो जाती है, कुछ ना कुछ घुसा देते हैं भाई। आ जाओ देखते हैं क्या घुसाता है, क्या घुसाया है यहाँ पे। देखो जरा ध्यान से, मेरे पास MnO4 नेगेटिव है, जरा यहाँ पे Mn का चार्ज निकालेंगे। Mn है 4 ऑक्सीजन है, इक्वल्स टू -1 है। Mn को x मान लिया, ऑक्सीजन पे -2 होता है, इक्वल्स टू -1, x -8 इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू आ गई -1 + 8 इक्वल्स टू +7। ये मेरी हो गई वैल्यू +7। यहां से गए हम Mn +2 पे। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? सर 5 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तभी चार्ज में इतनी घटोतरी आ रही है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें बताना है, चार्ज इन फैराडे। अच्छा ध्यान दो, अगर 1 मोल होता इसका तो मैं कह देता चार्ज आया है 5 फैराडे, लेकिन इन्होंने बताया ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने रिएक्शन में एक ट्विस्ट डाला। क्या ट्विस्ट डाला? कितने आयंस प्रेजेंट हैं, मतलब जितने यहां पे उतने आयंस हम यूज कर रहे हैं जितने प्रेजेंट हैं 0.5 मोलर इन 500 मिलीलीटर में। मतलब मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालूं? मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, पे सॉल्यूट कौन है? MnO4 नेगेटिव डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, और अगर मिलीलीटर में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक बात है। मेरा मोलैरिटी कितनी है? 0.5 है,
और मेरे नंबर ऑफ मोल्स मुझे निकालने हैं, लेट्स से x कितनी है, वॉल्यूम 500 है, ठीक है, और ये है मेरा 1000, काट दिया 2 से, तो मेरे x की वैल्यू आ गई 0.5/2, इसको मैं लिख सकता हूं 0.25, मतलब कितने मोल्स आ गए 0.25, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो चार्ज इन फेरेडे हो जाएगा मेरा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 5 फेरेडे, क्योंकि एक मोल पे होता है फेरेडे चार्ज, 0.25 पे हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय फेरेडे, आंसर हो जाएगा 1.25 फेरेडे, मतलब के डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अरे हाँ या ना, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, बहुत मजेदार चल रहा है मामला, बहुत बढ़िया। अगला सवाल तो हर स्क्रीन के ऊपर ऐसा ही फेंक के मार दिया, आइए उठाइए। कैलकुलेट द चार्ज रिक्वायर्ड इन कोलाम्ब, अब की बार कोलाम्ब में बताना है, टू रिड्यूस 0.5 मोल ऑफ दिस फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब मेरे पास है Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr3 पॉजिटिव, अगर मैं यहां से वहां जाना चाहता हूं, पहले तो यहां से चार्ज निकालो, मेरे पास 2 क्रोमियम है, 7 ऑक्सीजन इक्वल्स टू -2, 2x प्लस में 7 -2 इक्वल्स टू -2, 2x -14 इक्वल्स टू -2, 2x इक्वल्स टू -2 कितना, -2 प्लस 14 इक्वल्स टू 12, और x की वैल्यू आ गई प्लस में 6। सही बात है, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो जय माता दी, बिल्कुल सही बात जवाब, कितना है +6, +6 से वहां जाना चाहते हो, 2 क्रोमियम की बात है, अगर 1 क्रोमियम की बात करें तो यहां पे आपने अपने चार्ज को कम किया है, पॉजिटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन ऐड हुए कितने 3, लेकिन 3 तब हुए जब 1 क्रोमियम है, यहां तो 2 क्रोमियम है, बैलेंस करना जरूरी होता है लेफ्ट साइड से, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन किसके लिए हैं, जल्दी मुझे बताओ, 1 मोल के लिए हैं, लेकिन टोटल मोल कितने 0.5, तो चार्ज फेरेडे में कितना आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 0.5 फेरेडे, मतलब 3 फेरेडे। मुझे बताना है कोलाम में, 1 फेरेडे होता है 96,500, कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 96,500, ये हो जाएगा 3 टाइम्स 0, 15 का 5 18 19, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 0 0, 15 का 5 एक गया उधर, 19 करने एक यहां से 2 8, ये मेरा आंसर आ गया बच्चों। जल्दी से बताइए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है क्या, जल्दी बोलो, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगला सवाल आ जाओ। द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज दिस, हमें दे रखी है, by what factor will the rate of reaction increase if the concentration of A increases by a factor of 2। अगर आपने A को 2 के फैक्टर से इंक्रीज किया तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा, एंड that of B by a factor of 3। ओ माय गुडनेस, यहां पे ऑप्शन काहे दे दिए जी, चलिए जी बताते हैं जी। अच्छा, मेरा रेट क्या है बच्चों, मेरा रेट है R इक्वल्स टू K, A की पावर 0 और B, ठीक बात है, तो ये बन जाएगा K A टू द पावर 1 इज A टू द पावर 0 इज 1, B मतलब A पे डिपेंड ही नहीं करता, तो आप पहले वाले का आंसर दोगे, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2 देन नो चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हालांकि ऑप्शन वाइज है, मुझे लगता है मैंने इसमें कुछ मिस कर दिया, शायद इसमें ऑप्शन भी था और इसमें सब्जेक्टिव भी था, पहला पार्ट सब्जेक्टिव था, दूसरा ऑप्शन था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने बी को 3 के फैक्टर से इंक्रीज किया तो बताइए रेट में क्या चेंज आएगा, बहुत सिंपल सा आंसर है, आप जो नया रेट निकालोगे वो आ जाएगा अपना के 3b की पावर 1, 3 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 3kb, और kb क्या है आपका इनिशियल रेट है, 3r, तो 3 टाइम्स आपका रेट बढ़ जाएगा, मतलब यहां पे आ जाएगा आपका c। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया जी, बहुत बढ़िया, पकड़ लो, आ जाओ। अगला सवाल तो हर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आइए। सम कंट्रीज यूज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन टू रिमूव स्नो फ्रॉम द रोड्स। देखो जरा ध्यान से, ये रोड पे स्नो जब जम जाती है, स्नो इसलिए जमती है क्योंकि स्नो का जो अपना फ्रीजिंग पॉइंट होता है पानी लिक्विड का, वो क्या होता है बच्चों, जैसे मुझे बताइए, H2O लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है जब वो सॉलिड बन जाता है वो होता है अपना 0 डिग्री सेल्सियस। वो नमक ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं, नमक, जैसे कि NaCl कैल्शियम क्लोराइड, जब वो नमक ऐड कर देते हैं, नमक जैसे NaCl होता है यहां पे एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, अच्छा जी, इसकी वजह से उनके फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान रखना फ्रीजिंग पॉइंट ही मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्यों, ध्यान दो, अगर सॉलिड से लिक्विड जाता है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे जाता है, मतलब 0 से ऊपर तो वो मेल्टिंग पॉइंट है, लिक्विड से सॉलिड आता है तो 0 के नीचे जाता है मतलब वो फ्रीजिंग होता है, तो ध्यान रखना मेल्टिंग और फ्रीजिंग एक ही बात होती है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड करते हो तो यहां पे आता है तुम्हारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम कहते हैं डेल्टा TF, सही बात है।
हमसे कवि ये कह रहा है बताइए उसके मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि एक ही होता है ना, ध्यान रखेंगे कि अगर आपने 0 डिग्री सेल्सियस से आप थोड़ा सा ऊपर गए टेम्परेचर में तो क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे बताओ, तो क्या हो जाएगा भाई, आपका हो जाएगा वहां पे मेल्टिंग, ठीक है। और अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे की तरफ गए थोड़े से भी तो वो क्या हो जाएगा आपका फ्रीजिंग, ठीक है। तो दोनों 0 डिग्री सेल्सियस को आप मेल्टिंग और फ्रीजिंग दोनों पॉइंट कह सकते हो। कभी पूछ रहा है कि बताओ एज्यूमिंग NaCl dissolves completely in ice and forms an ideal solution, what mass of NaCl must be dissolved in इतने किलोग्राम of ice so on the road to decrease the melting point या फिर freezing point by 10 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई M मल्टीप्लाई KF। कितने का डिक्रीमेंट लाना चाहते हो, 0 से -10 का, तो ओवरऑल डायरेक्टली लिख दो 0 माइनस माइनस 10 मतलब 10 ही होता है भाई, 0 होता है हमारा किसका, सॉल्वेंट का, माइनस करना है क्योंकि डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है जी। सॉल्यूशन का कितना रखना है, -10। आई की वैल्यू NaCl के लिए, NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ध्यान रखना है जितने आयंस में ये टूटेगा वही इसकी आई की वैल्यू हो जाएगी, मतलब 2, ठीक है। तो रख लिया 2। मोलैलिटी कितना है बच्चों, जल्दी से मुझे बताओ, मोलैलिटी कितना है सर, मोलैलिटी कितना रखूं भाई, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मोलर मास NaCl का 23 प्लस 35.44 मतलब 35.5 मान लो, 58.5 हो जाएगा, सही बात है। अच्छा जी, उसके बाद वेट ऑफ द सॉल्वेंट 5.5 kg, उसके बाद KF की वैल्यू कितनी रखी है 1.86। बच्चों सॉल्व करोगे W की आंसर निकाल लोगे, ये हो जाएगा 10, 58.5 मल्टीप्लाई 5.5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1.8, सॉल्व करोगे 0.6 समथिंग आएगा, ठीक है। तरीका समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर हुआ। ध्यान रखेंगे जब हम सोल्ट डालते हैं नॉन वोलेटाइल होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। भाई मान लो कश्मीर में आज की डेट में टेम्परेचर चल रहा है -3 डिग्री सेल्सियस, बर्फ जमने ही वाली थी, सड़क पे जम गई, नमक डाल दिया, नमक का इतना नमक डाल दिया कि -10 हो गया, तो -10 फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो क्या -3 पे वो बर्फ रहेगा, नहीं, पिघलने लगेगा, पिघल जाएगा तो रोड मेरी क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया, जल्दी बोलो, क्लियर है। चलिए जी, हमारा इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का आखिरी सवाल आ जाइए। ये मेरे पास एक टेबल है बच्चों, टेबल बिलो शोज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन अलोंग विद द कांस्टेंट I, ठीक है जी। I की वैल्यू है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन है H2SO4 अपनी CH3COOH, CH3COOH, एक बार वाटर मेरा यहां पे क्या है सॉल्वेंट है, एक बार बेंजीन है और एक बार यूरिया दे रखा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द वेंटो फैक्टर I फॉर CH3COOH इनटू डिफरेंट सॉल्वेंट्स। ये डिफरेंट सॉल्वेंट्स एक ये वाला है, ठीक है, एक अपना ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। एज्यूम 100% एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ध्यान देना हमें यहां पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन अलग दे रखे हैं CH3COOH के लिए। क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया 100% एसोसिएशन डिसोसिएशन पे, कैसे निकालेंगे ध्यान दो, हमेशा ध्यान रखना, बेंजीन जब पानी में होगा, बेंजीन जब पानी में होगा तो टूट जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में, यहां पे होता है डिसोसिएशन, और अगर 100% डिसोसिएशन होता है तो I हमेशा N के इक्वल हो जाता है, मतलब 2 आयन टूटे तो 2 आंसर आएगा, सही बात है। आ जाओ अगला, CH3COOH को अगर तुमने बेंजीन में डाला, किसमें, बेंजीन में, तो बेंजीन में ये दो मिलके आपस में जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो दो CH3COOH आपस में जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मतलब इनका हो जाएगा एसोसिएशन, मतलब यहां पे होगा एसोसिएशन, और उस एसोसिएशन में I की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से मुझे बताओ सर, कैसे निकालते हैं, ध्यान देना, मैंने तुम्हें बताया था कैसे निकालेंगे भाई, 1 प्लस एल्फा 1 में n माइनस 1 होता है एसोसिएशन का, 100% एसोसिएशन का मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा जी, ये हो जाएगा 1 प्लस में 1/n -1 से +1 गया, ये आ गया 1/n। n की वैल्यू कितनी है इसके लिए भाई, दो आपस में जुड़ गए, दो मतलब के 1/2, मतलब I की वैल्यू इसमें कितनी आ गई 0.5, दोनों आंसर निकल गए, एक का आ गया 2, एक का आ गया 0.5, पहला वाला क्वेश्चन डन। अगला, व्हाई डज यूरिया शो नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन अ सॉल्वेंट। यूरिया, यूरिया क्या होता है भैया, जल्दी से मुझे बताइएगा, एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइस। सर व्हाट इज यूरिया, यूरिया क्या होता है बच्चों, यूरिया होता है अपना NH2CONH2। बच्चों ये कंप्लीटली कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है और ये कभी भी इसके बॉन्ड इजीली नहीं टूटते, जिसकी वजह से ये ना तो एसोसिएशन शो करेगा, ठीक है, क्या बोलेंगे, इट इज कोवेलेंट बॉन्डेड, इट इज कोवेलेंट बॉन्ड, यहां पे लिख दिया, हेंस 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 इट नेवर एसोसिएट और डिसोसिएट
दैट्स वाई आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपनी 1 मान ली जाएगी। कितनी मान ली जाएगी, 1 मान ली जाएगी, इसलिए हमारा ये आंसर है। जल्दी से मुझे बताओ सभी लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आया? एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइस। तो चलिए जी, यहीं तक था आज का हमारा सफर। आपसे इजाजत चाहते हैं। आई होप कि आपको इस सेशन में बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई होगी, आत्मा से परमात्मा का मिलन हुआ होगा, जो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी क्लास में होगी तो होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम करते हैं जबरदस्त तरीके से। और बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा तुम लोग कर रहे हो, और मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूं कि तुम लोग सही में बहुत मेहनत कर रहे हो, करते रहो, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं सुबह से लेकर शाम तक, मैराथन क्लास में, हर जगह। और बहुत मेहनत कर रहे हो तुम लोग, करते रहो, फील मोटिवेटेड, हाईली मोटिवेटेड, क्योंकि जो मेहनत करता है उसको डरने की जरूरत नहीं है, और कल किसने देखा है ना। तो चिंता मत करो बिल्कुल भी, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, बाय 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 बच्चों।